नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसके बारे में पल पल की अपडेट देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को भारत ने बर्बाद कर दिया है, नाकाम कर दिया है। उसके बारे में डिटेल से आगे बातचीत होगी। किस तरफ अब ये टेंशन जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें फायर की गई, भारत ने उन मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। इससे पहले जो ड्रोन अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, उन ड्रोन अटैक को भी नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि हम जहां चाहेंगे वहां जाकर हमला करेंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर, नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन पर एडवाइजरी जारी की गई है। सायरन की आवाज का उपयोग करने से बचें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन पर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि इसे ना बजाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। के सायरन जो हैं बजाए जा रहे हैं। सायरन की आवाज का उपयोग करने से बचने के लिए कहा गया है। तमाम टीवी चैनल को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सायरन का उपयोग ना करें। सभी मीडिया चैनल्स के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन पर एडवाइजरी जारी की गई है। सायरन की आवाज का उपयोग करने से बचें। चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पीएम आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। एक और उच्च स्तरीय बैठक हुई, तीनों सेना प्रमुख के साथ पीएम ने की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पीएम आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम ने बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीडीएस और एनएसए भी बैठक में मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें तीनों ही चीफ, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। तीनों ही सेना प्रमुखों से बातचीत की। एनएसए, रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और डिटेल से तमाम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ है, जानकारी दी है। आगे का क्या प्लान है उसके बारे में शायद यहां पर डिस्कशन हुआ है। एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि क्या कुछ यहां पे हो रहा है और ये जो टेंशन है वो किस तरफ जा रही है। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजीव शुक्ला हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्बाल, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद सर, शुक्रिया। ब्रिगेडियर जम्बाल सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं संजीव शुक्ला सर से। संजीव शुक्ला सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा चेक करिएगा। चलिए, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। संजीव शुक्ला सर, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके सर, ओके, थैंक यू। एक लंबे वक्त के बाद आज आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। मेजर जनरल संजीव शुक्ला, एक अहम मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर देख रहे हैं हम कि कुछ तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। तीनों ही सेना प्रमुख, सीडीएस अनिल चौहान सर उसमें शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल। और जिस प्रकार से कल पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की मिसाइल और ड्रोन अटैक की, जिसे नाकाम किया गया,
और अब क्या आगे के प्लान पर बातचीत या प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशंस दी जा रही है कि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट थे, ये हमारे टारगेट थे जिसे तबाह कर दिया है और अभी ये बाकी है सर? देखिए, ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 2-3 दिन का जो जायजा वो जी। फौज वाले सब प्राइम मिनिस्टर को देंगे। एनएसए भी शामिल हैं, रॉ को भी शामिल किया गया है, आईबी के भी एक्सपर्ट सब शामिल हैं। तो अभी तक इंडिया का जो स्टांस रहा है वो बड़ा क्लियर है कि हमने रिटेलिएट किया है, हमने बिल्कुल भी ये जंग नहीं छेड़ा है। आप लोगों ने हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मारा और हमने सिर्फ टेररिस्ट को पनिश करने के लिए अभी तक एक्शन किया था। जी। उसके बाद पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट किया। उस एस्केलेशन में उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू करा और सिविलियन टारगेट के अलावा उन्होंने अब ये हद पार कर दी है कि उन्होंने हमारी कई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया है। सुनने में आया है कि एक मिसाइल उन्होंने कल शायद दिल्ली की तरफ भी दागी थी, जिसके अंदर वो लकीली सिरसा में डिस्ट्रॉय की गई है। तो अब ये सब देखते हुए एक रिस्पॉन्स इंडिया का, क्योंकि इंडिया इसको उसके आगे एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है। हमारा आइडिया पनिशमेंट थी टू टेररिस्ट, लेकिन अब ये एक लिमिट क्रॉस कर चुका है और पब्लिक ओपिनियन भी ये कहता है और मिलिट्री प्रूडेंस भी ये कहती है कि अब हमारे को इन पाकिस्तान मिलिट्री को प्यूनिटिव एक्शन पे लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान मिलिट्री को हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे। टेररिज्म सिर्फ एक जरिया है इंडिया को ब्लीड करने का। एक्चुअल इसके पीछे माइट मिलिट्री पाकिस्तान की है। इस टाइम पे इंडियन मिलिट्री, हमारी लीडरशिप का मजबूत है, उनके इरादे मजबूत हैं, उनमें हिम्मत है डिसीजन लेने की, इंडियन आर्मी में दम है जी, पब्लिक हमारे साथ है और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस टाइम पे पाकिस्तान को पनिश करें। और शायद इन सब मुद्दों को देखते हुए और क्योंकि पाकिस्तान और इसको एस्केलेट करना चाह रहा है, तो एक सूटेबल रिस्पांस के लिए एज अ मैच्योर नेशन प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग कॉल करी है और जिसमें शायद ये मुद्दा भी डिस्कस हो कि आज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान ने अपने नेशनल न्यूक्लियर अथॉरिटी की एक बैठक बुलाई थी जो बाद में मना कर दिया गया, जिसके अंदर वो न्यूक्लियर रैटलिंग कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर भी शायद थोड़ा सा विचार किया जाएगा। और जैसा आपने अभी बताया कि जो सायरन वगैरह है, इसको ताकि लोग मिसयूज ना करें और सायरन जब बजे तो उसको सीरियसली लें, ये सब चीजें इस आम बैठक में बहुत जरूरी हैं और इसका एक्शन फिर आज शाम से रात से शुरू होगा। ठीक है सर। ब्रिगेडियर जम्बाल सर, मैं आपके पास आऊँगा और डीपली चीज़ों को समझना आपसे चाहूँगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं और भारत ने जब मिसाइलें दागी तो 4 से 5 उसके एयरबेस जो हैं वहाँ पर तबाही मचा कर रख दी। ये एक मैसेज था क्या पाकिस्तान को कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं? और ये सिर्फ मिसाइलें, ये हालांकि ये ट्रेलर है, पूरी पावर का 0.1% भी अभी तक हिंदुस्तान ने अभी इस्तेमाल नहीं किया है सर। ये बिल्कुल हमारा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है अलग लीग में है। अब ब्रह्मोस की बात कीजिए, नॉट दैट की बाकी फॉरेन कंट्रीज भी हमसे मांग रही हैं। मैक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है उसका। जिसका जो नेविगेशन सिस्टम है, मतलब जिस स्पीड से चलती है, दुनिया में तोड़ नहीं है उसका। तो मतलब अगर अभी तो खैर हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही तोड़ दिया है, पर अगर एयर डिफेंस सिस्टम होता भी तब भी ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता है, बिकॉज ऑफ द शेयर स्पीड एंड उसकी जो रडार इवेडिंग कैपेबिलिटी है। इसलिए दूसरे देश हमसे ऑर्डर आ रहे हैं। तो खाली एक एग्जांपल दिया। एंड तीसरी बड़ी बात, उसकी कीमत जी, I mean, just $3.5 million की एक है। इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर हम इकट्ठी 500 फेंकते हैं तो इकट्ठी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, नो नेट कॉस्ट क्या होगा? 20,000 करोड़ से नीचे। भारत के लिए कुछ भी नहीं है। वी कैन, मतलब ऐसे 3-4 साल वो तो हमारा बीसीसीआई स्पॉन्सर करते हैं। बिल्कुल तो, मतलब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। एंड ऑफ द डे इट्स ये दोनों का मिक्सचर है।
टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। एक आपके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको बैक करने के लिए। यू कैन अफोर्ड टू वार दैट मच। 500 ब्रह्मोस में उनका कोई कोर, बिकॉज देर पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, उनके सारे मिलिट्री मींस हमारी रीच में है जी। हमें बड़ी मिसाइलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अग्नि वग्नि मतलब 5000 किलोमीटर, 2500, 2000 वहां तक जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के सारे जो मीन्स हैं, वो चाहे सी बेस ब्रह्मोस या लैंड बेस या एयर बेस, तीनों से के बीच में सारा कवर हो जाता है पाकिस्तान। एंड वी कैन जस्ट मतलब एकदम उनको पल्वराइज कर सकते हैं। अभी तक जो हुआ है जी। दोनों साइड से बेसिकली शुरू में क्या बोलते हैं ना, प्रोबिंग अटैक्स एक किस्म के, और रिकॉनेसेंस इन फोर्स जिसको फौजी भाषा में बोलते हैं जी। कि रिकॉनेसेंस थोड़ी ताकत के साथ की जाए ताकि पता लगे कि गैप्स एयर डिफेंस में कहाँ है, कहाँ थे। और ओके। दोनों साइड ने एक एयर डिफेंस। जी सर, चलिए बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं सर। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े आतंकी मारे गए थे, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुदरस कादियान, खालिद हाफिज जमील मारे गए हैं। यूसुफ अजहर और हसन खान का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। 5 मई को ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए थे। आतंकियों की फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। मुदस्सर कादियान, खालिद हाफिज जमील जो है वो उसमें, उन आतंकियों में उनका नाम शामिल था। 5 बड़े आतंकी यहां पर मारे गए थे। और इसकी बानगी यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के टॉप जनरल्स वहां पर खड़े थे, वो बता रहा था कि बड़ी चोट यहां पर पाकिस्तान को लगी है। मुदस्सर कादियान, खालिद मारा गया, यूसुफ अजहर और हसन खान का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों की फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। आतंकियों 5 बड़े आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर किए गए थे। अब 5 आतंकी तो कम से कम 150 से 200 थे, लेकिन 5 टॉप के मिलिटेंट जो थे उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। मैं एक बार फिर गेस्ट के पास जाने से पहले बता दूं, मुदस्सर कादियान, खास हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद और मोहम्मद हसन खान ये शामिल थे और टॉप के मिलिटेंट थे। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल, और यही कारण था कि जब उनके जनाजे उठ रहे थे तो पाकिस्तान के टॉप जनरल्स वहां पर खड़े होकर उनको सैल्यूट दे रहे थे और उनके रक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि ये तो हमारी सेकंड लाइन है। बोला वो उनको सीधे तौर पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारे ही एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, अलग नहीं है ये। देखिए, पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के किसी बड़े नेता ने एक्सेप्ट किया है। इससे पहले भी मतलब परवेज मुशर्रफ खुद बोल चुके थे कि देयर आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ओपनली बोला था। तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। भारत को पता है, दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तान इनको टेररिस्ट के बजाय अपने स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है और अपने फोर्सेस का एक हिस्सा मानता है। जी। तो उसमें कोई खास हैरानी नहीं है कि उनकी मतलब फौज ओपनली इनकी सपोर्ट में आ रही है। बट अभी जो आतंकियों की कार्रवाई हो रही थी, तो क्योंकि हमारी ये कार्रवाई सारी आतंकियों के खिलाफ है, एंड उस पाकिस्तान नहीं मान रहा था कि उसके यहाँ कोई आतंकी हैं। और इनमें से जो मरे हैं, अभी जो लिस्ट आपने जारी करी है, कुछ हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। जी। तो कम से कम इनके ऊपर ये उम्मीद थी पाकिस्तान से कि और कुछ नहीं तो दुनिया से अपना नाम बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई ना करते, ओपनली इनको सलामी ना देते। पर उसने तो बेशर्मी से सलामियां दी है। अब कम से कम दुनिया को जागना चाहिए, देखना चाहिए। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की फ्यूनरल पे उनके जनरल सलामियां दे रहे हैं। तो आई मीन इससे उनका अपना कैरेक्टर जाहिर होता है। ठीक है। मेजर जनरल संजीव शुक्ला सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई उसमें बकायदा वीडियो भी दिखाया गया और उसके बाद वीडियो जारी किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से कि किस प्रकार से जो है दुश्मन की पोस्टों को नष्ट किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को देखते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्रीनगर, पठानकोट हमने तबाह कर दिए, और जहां पे जब रियलिटी चेक होता है तो साफ तौर पे पता चलता है कि वहां बाल भी बांका नहीं हुआ।
दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री, जिनकी बात मैं करता हूं, ना जाने कौन सी नशे की गोली लेकर जो है वो रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं, जो कहते हैं कि 5-5 राफेल हमने इंडिया के गिरा दिए, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चेक कर लो, सोशल मीडिया चेक कर लो। तो ये एक फर्क है। भारत की सेना जब आ रही है, प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, बाकायदा जो भी एक प्रोफेशनल आर्मी जो होती है उसमें यही होता है कि हमने क्या टारगेट थे हमारे, क्या हमने अचीव किया, कहां हमें नुकसान हुआ, सब सामने रखते हैं। और हमारी आर्मी बिल्कुल आ रही है, ये वीडियोस है, ये हमारे एयरवेज बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन्हें हमने नेस्ता नबूद कर दिया है। ये एक बिग डिफरेंस दोनों देशों की फौज में देख रहे हैं सर आप? देखिए, तो बड़ा जाहिर है कि इस टाइम पे पाकिस्तान ये, हालांकि देखिए अब लड़ाई में वैसे इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस सारे देश करते हैं, ये साइऑप्स का पार्ट है, लेकिन इनके केस में क्या है कि इनको मालूम है कि इनकी हार निश्चित है जी। अब लेकिन अगर ये बात पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिसको ये मालूम है जी, लेकिन अगर ये खुलेआम ये बात कह देंगे तो वहां तो रिवोल्ट हो जाएगा, वहां तो मतलब एक बड़ा भारी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जो हमने सुना कि ऑलरेडी हो रही है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान वगैरह में तो सुना है बहुत जबरदस्त रिवोल्ट है जी। तो उसको दूर करने के लिए इनको इस तरीके का प्रोपोगंडा देना पड़ता है ताकि इनकी पब्लिक को लगे कि देखिए हमारी आर्मी कितना बढ़िया। चलिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत, बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया। भारत हमले बंद करता है तो तनाव कम करने पर सोचेंगे। अगर वह यहां रुक जाते हैं तो हम भी रुकने पर विचार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत का माहौल। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। भारत हमले बंद करता है तो तनाव कम करने पर सोचेंगे। अगर वह यहां रुक जाते हैं तो हम भी रुकने पर विचार करेंगे। तो हम भी हमले बंद करेंगे, ये इसको समझना होगा और एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मेजर जनरल संजीव शुक्ला सर, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस पर भी अपडेट दीजिएगा जो वहां के विदेश मंत्री का बयान आया सर। तो मैं ये कह रहा था, देखिए अगर आप इस चीज का विश्लेषण करें कि पाकिस्तान ने ये जो हरकत करी पुलवामा में ये क्यों करी जी, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि देखिए एक उन्होंने ये सोचा था कि ये जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, इस एक्टिविटी की करने से इंडियन आर्मी रिएक्ट करने से जी, हमारे देश की जो पॉपुलेशन वो आर्मी के अगेंस्ट हो गई है। उस टाइम पे बड़ा भारी, इस टाइम पे पाकिस्तान में रोष है, इमरान खान की पार्टी भी इनके अगेंस्ट है और आर्मी का डाउन हो रहा है बिल्कुल कैलिबर पाकिस्तान में। तो उसको अपग्रेड करने के लिए ये इन्होंने एक तरीके से कोशिश करी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि इंडिया जो है वो इस प्रकार इतना इजीली प्रवोक नहीं होगा और हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को हिट करेंगे। अब इन्होंने गलती करके अब उसको एस्केलेट किया है, लेकिन फंस गए हैं क्योंकि आपको इज्जत बचानी है जी, और इसलिए अभी आगे फंसते चले जा रहे हैं और झूठ बोलते चले जा रहे हैं। हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी है वो इस प्रकार के झूठ नहीं बोलती है। अब रही बात जो बंद करने की बात है, तो अब जी, जैसे पहले बताया गया था कि इनके पास शायद 4 से 10 दिन की एम्यूनिशन है टोटल, इसलिए 3 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं। अब इनको मालूम है कि इनकी एम्यूनिशन खत्म होने जा रही है। ऊपर से इंडियन एयरफोर्स ने इनकी 8 या 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए इनकी जो कैपेबिलिटी है टू फ्लाई एयरक्राफ्ट वो 2-1 दिन में खत्म होने वाली है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स अनहिंडर्ड मिलिट्री टारगेट्स को चुन चुन के ले सकती है। तो अब ये सब देखते हुए ये रियलाइज कर रहे हैं कि अब हमारा पैसा खत्म हो रहा है, अब टाइम ऐसा आ रहा है और अब इनको बंद करने में फायदा है। इस टाइम पे अगर ये बंद कर देते हैं तो एक तरीके से ये बोलेंगे कि हमारी विक्ट्री है कि इंडिया इतनी मिलिट्री माइट अपने आप को बोलता था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। हमने भी इनके 26 जगहों पे अटैक किए, ड्रोन फेंके और ये इंडिया वाले कुछ नहीं कर पाए। तो इस टाइम पे नेशनल विचार क्या होता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि स्ट्रेटेजी
इंटरनेशनल वर्ल्ड डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन इस टाइम पे इंडिया को रुकना नहीं चाहिए। ठीक सर। चाहे हमें 3 दिन मिले और 4 दिन मिले, जब तक इंटरवेंशन नहीं होती, जितना प्यूनिटिव एक्शन पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे करा जा सकता है वो इंडिया को करना है जी। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए ब्रिगेडियर राजन सर, मैं आपके माफ करिए ब्रिगेडियर राजन जम्बाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पॉइंट और, आज नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की जो पूरे न्यूक्लियर कमांड को देखती है, उनकी एक आज अहम मीटिंग की बातचीत चल रही थी। क्या वाकई में पाकिस्तान एक बड़ा ब्लंडर करने की सोच रहा है? और अगर 1% भी सोच रहा है तो उसको ये नहीं पता कि इसरो की जितनी सैटेलाइट है वो उसके हर कदम को नाप रही हैं, तोल रही हैं। यहां तक हमें यहां तक पता है कि तुम्हारा जनरल मुनीर कहां पर बैठा है। तुम न्यूक्लियर की सोच रहे हो, हमें तो तुम्हारी हर मूवमेंट पता है। तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन हमें पता है। देखिए ऐसा होता है, वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस वक्त उनकी विपरीत बुद्धि चल रही है, इसलिए विनाश भी उनका हो रहा है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की उन्होंने मीटिंग बैठाई थी, बेसिकली पोस्चरिंग था। पोस्चरिंग की भी इनको लगे कि हम सीरियसली एटम बम वगैरह के साथ कर रहे हैं। आई थिंक सुबह सुबह जो एक कॉल गई ना, वो यूनाइटेड स्टेट से उनके अपना स्टेट पे उन्होंने सीधा आसिम मुनीर को रिंग किया। आई थिंक उसमें क्लियर ये बोला, भाई साहब सोचना भी मत, मतलब सोचने के भी परिणाम बहुत बुरे होंगे, करने के तो छोड़ ही दो, सोचने के भी परिणाम बुरे होंगे। एकदम दिमाग में घुस गया, मीटिंग सारी कैंसिल होगी उसी वक्त। पाकिस्तान के प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने ना अपने अंदर भरा हुआ है, सिखा के सबको, जो शुरू से मदरसों में सिखाते हैं ना, हम जंगी कौम है और हिंदुस्तानी और डरपोक है, मतलब वो कर दिया है। जब रियलिटी से इनका फेस होता है तब उनको समझ नहीं आता करे क्या, अब करे क्या। एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब आप बोलते रहो ना किसी चीज को बार बार कि हम बहुत जंगी हैं, तो आदमी खुद अपने झूठ पे विश्वास करना शुरू कर देता है। वही पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, दे स्टार्टेड बिलीविंग देयर ओन लाइज। ठीक है, पर जब सच से सामना होता है, असली जंग से सामना होता है, जब सामने दिखता है भैया हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, हमारा तो ये बिगड़ गया, और अभी तो क्या बोलते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है जी। तो अभी जब पिक्चर बाकी है तो बाकी पिक्चर में क्या होगा वो देखते ही पसीने आ रहे हैं। तो नेचुरली अभी कभी उनको बोल रहे हैं, कभी उनको बोल रहे हैं यार कुछ करके रोको। पर मैं जनरल साहब की उससे बात से सहमत हूं, रुकने का समय नहीं है अभी। जब तक हमने, देखिए अभी जो मीटिंग वगैरह हो रही है ना, आई एम श्योर जो हमने 7 मई को किया था, उससे पहले हमारी सेनाओं को कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होंगे, जिनको हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किया और उसी प्रकार से टारगेटिंग करी। पर जैसे जैसे एस्केलेशन होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी बदलते रहते हैं। तो ये मीटिंग्स बेसिकली की ऑब्जेक्टिव बदलने के है कि अब ये है, अब यहां तक तो पहुंच ही गए हैं, तो भैया ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, इसके बारे में मीटिंग। अदरवाइज लोग सोचते हैं ना कि बार बार प्राइम मिनिस्टर को क्यों बताने के लिए, इट इज दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव भी बदलते रहते हैं करके उसके प्रोग्रेस के हिसाब से। तो अभी तक जो हमने अचीव किया वो उनको बताया जा चुका होगा, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बदली कर दिए होंगे। अभी किस टाइप के टारगेट हम हिट करते हैं, आज रात को या कल रात को या परसों, जब भी टाइमिंग डिसाइड हुआ होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे अगले ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं संजीव शुक्ला सर। एक पॉइंट और मुझे समझाइएगा। सर ने एक अहम पॉइंट को बड़ा टच किया कि जनरल मुनीर को मार्क रूबियो का फोन आया। मुझे हैरानगी हुई कि फिर इशाक डार को क्यों नहीं आया। ये सिर्फ क्या सब भौंकने के लिए बैठा रखे हैं? इशाक डार हो, शहबाज शरीफ हो, या वो इनका रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, अगर विदेश मंत्री आर्मी चीफ को फोन कर रहा है तो फिर इशाक डार की क्या जरूरत है सर? और फिर उनके जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब साफ है कि इनका कोई काम नहीं है, जो कुछ है जनरल मुनीर इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। तो सारे वर्ल्ड को पता है कि देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिविलियन गवर्नमेंट है जी, वो आर्मी के इशारों पे, और आर्मी जब चाहे उनको हटा सकती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको भी फोन आया हो। ये मैं इसको रिकाउंट नहीं, मतलब मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर जमाल ने बताया कि देखिए
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, इसके अंदर टोटल कंट्रोल इनके केसेस में आर्मी का है। जैसे हमारे केस में ऐसा नहीं है जी। हमारे डेमोक्रेसी में एक हायरार्की है बड़ी क्लियर, जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस आर फॉर द नेशन जी। एंड वी डोंट वांट टू गवर्न द कंट्री, बट इनके केस में दे वांट टू गवर्न द कंट्री। और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए बिठाई हुई है ताकि इनको वो, जैसे आईएमएफ का लोन इन्होंने ले लिया, बड़ा सरप्राइजिंग हुआ है। बिल्कुल, बहुत एक ज्यादा। बहुत हैरानी हुई और बड़े दुख की बात है कि इनको आईएमएफ का लोन मिल गया कल। जी। 100% लग रहा था कि आईएमएफ का लोन कैंसिल होना चाहिए, वर्ल्ड देख रहा है, लेकिन इनको मिल गया, जो कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को आगे रखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको भी फोन आया होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था जनरल मुनीर को बताना कि देखिए आप इस प्रकार की कोई भी बेवकूफी मत करिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी जो है कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, और हमने कोई ये दिवाली में पटाखे चलाने के लिए नहीं एटम बॉम्ब रखे हुए। अगर आप बेवकूफी करेंगे तो रिटेलिएशन सीवियर होगी। जी। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है बड़ी क्लियर है, इट इज नो फर्स्ट यूज। ओके। वेरी मेच्योर नेशन, और हमारे नेशन ने प्रूव किया है पोखरण ब्लास्ट के बाद कि कितना मेच्योरिटी है हमें। अनलाइक इनके तो न्यूक्लियर पार्ट्स चोरी करके इन्होंने ईरान को बेच दिए, कहीं नॉर्थ कोरिया में बेच दिए। तो एक रोग नेशन है, और इनको प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि इनके आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्ट थ्रेट मिले, यूएस से या रशिया से या चाइना से, जहां से भी, चाइना तो कह रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहा है जी। और ये क्लियर किया जाए कि आप इस तरीके की कोई बदतमीजी ना करिए। ठीक। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया इस वक्त इस प्रकार की थ्रेट से बिल्कुल रैटल्ड नहीं है, ना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये डर गए कि ये न्यूक्लियर हो जाएगा तो इसके बाद ये तो हमेशा ये करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल। कब अंत होगा, क्योंकि न्यूक्लियर तो अब दोनों नेशंस हैं ही न्यूक्लियर, तो इसमें क्या शक है कि ये न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो कोई बात नहीं, डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में भी तो नहीं है सर। डर नाम जी, मैं आता हूं सर, क्योंकि जी डर नाम का शब्द हिंदुस्तानियों के पास नहीं है सर। पूरा देश एकजुट है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जम्मू नौशहरा में ड्रोन का मलबा मिला, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। तुर्की के कामिकाज ड्रोन का पाकिस्तान ने उससे हमला किया था। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप, नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के नौशहरा सेक्टर में जो ड्रोन का मलबा मिला है, उससे साफ हो चुका है कि तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है। तुर्की के कामिकाज ड्रोन का जो है पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ये चीजें साफ होती जा रही हैं। तुर्की का डबल गेम अब निकलकर साफ हो चुका है। जो एक विमान, मालवाहक विमान, जो अब हाल ही में जिसकी खबरें आई थी कि जो पाकिस्तान पहुंचा है, वो तस्वीर भी दुनिया के सामने साफ हो चुकी है कि तुर्की किस प्रकार से धर्म के नाम पर, आतंक के नाम पर जो है पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है, और इसके बाद भारत को भी सोचना होगा, क्योंकि कुर्द भी हैं जिनको किसी की मदद चाहिए। भारत को भी उसके बारे में सोचना होगा। मैं ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की के दिए हुए ड्रोन जो हैं भारत को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं? ये वही पाकिस्तान है सर जिसे पैटर्न टैंक दिए गए थे, पैटर्न टैंक लेकर वो छोड़कर चले गए थे। मुझे वो आज भी याद है, वो तस्वीरें जो हमने देखी हैं अपने बुजुर्गों के पास। हम 1971 में फिर अमेरिका से मदद ली, फिर हार के चले गए, और तो और 93,000 फौजियों ने इनके सरेंडर कर दिया। आज इनको लगता है कि तुर्की हमको ड्रोन दे रहा है तो हम ना जाने कितने बड़े बादशाह बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस ड्रोन को लेकर दुनिया भर में हल्ला मचाया जाता था कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई गिरा नहीं सकता, हमारे वायुसेना ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मारा है सर, और बहुत कामयाबी से उसको गिराया है सर। देखिए बिल्कुल, अभी उनका जो मालवाहक जहाज आया है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली TB2 बख्तियार, ये जो टर्की के ड्रोन हैं, ये कुछ लाया होगा जिनको हम न्यूट्रलाइज कर चुके हैं पिछले 4 दिन में। वेराज जो हमारे ड्रोन है, हार्पी हो गया, जिसको अदानी डिफेंस बना रहा है बेंगलोर में, ऑफ कोर्स इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में, और कई ड्रोन्स हैं हमारे जो सारे भारत में बन रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि भाई अब बाहर से कितने मंगवाओगे, और टर्की एक ड्रोन भी मुफ्त में नहीं देगा।
वो जो 8-10 बिलियन बचे हैं वो इसी में निकल जाएंगे। और जो 1 बिलियन की क्या बोलते हैं ना, IMF ने ग्रांट दी दिया है है जी। उनको लोन, वो उस लोन एडवांस में ही निकल जाएगा, फिर खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और इस बार किससे मांगोगे? तो मुफ्त में कोई नहीं दे रहा है, भारत अपने खुद बना रहा है, तुमको इंपोर्ट करने हैं। ये आस्ता आस्ता घुस रहा है उनके, आस्ता आस्ता घुस रहा है। और इन एनी केस एक उसमें कितने जी एंड ऑफ द डे आपको अगर मास स्केल में लेना है तो आपको शिपिंग लाइंस रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भारत ने इफेक्टिवली ब्लॉक करके रखा है। दे विल नॉट अलाउ कोई भी टर्किश शिप अभी कराची में पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट इज वाई ये हवाई रास्ते से सम इमरजेंसी सप्लाई दी जा रही है। एंड आई एम श्योर भारतीय मतलब हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसको हैंडल कर लेगा। यू नेवर नो, कल को हमें हमारी सेना को हुक्म आए कि अगली बार टर्किश एयरक्राफ्ट कोई पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करता, भैया इसका भी गेम बजा दो, तो इट विल बी फेयर गेम फॉर अस, इट इज अ फेयर गेम फॉर अस। बट आई थिंक उससे पहले टर्की को एक वार्निंग देंगे कि भाई साहब इस बार भेज दिया हमने, आने दिया आपका ड्रोन, जी ये अपना ट्रांसपोर्ट प्लेन, बट जी नेक्स्ट टाइम इफ यू सी सच ए ट्रांसपोर्ट प्लेन कमिंग, बिकॉज हमने गिन लिया इसमें से कितने निकले हैं, ठीक है ना, उतनों को हम मार लेंगे, पर अगला प्लेन लैंड होगा हम हवा में उड़ा देंगे, फिर मत बोलना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल कीप गोइंग ऑन। पर एंड ऑफ द डे ये देखो, मांग मांग के आप पूरी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जी एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, जो ये नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फ्यूल मांगना है, अम्यूनिशन मांगना है, ड्रोन मांगने हैं, हवाई जहाज मांगने हैं, सब कुछ तो मांगना है, खुद कोई प्रोडक्शन नहीं है। ये गेम अभी मतलब ज्यादा दिन मेरे को लगता नहीं है कि ये कटेगा। नहीं, इशारा और मिल मैं चुका एक है तो इसमें यकीन कर रहा हूं, जी। हम इशाक ना डार खुद एस्केलेटरी उनके लैडर विदेश में मंत्री कह रहे हैं कि भाई तुम रुक जाओ, तो हम तो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। वो तो चाह रहे हैं कि उनको एक फेस सेविंग भारत इस वक्त दे। जो उनकी बातों को मैं समझ पाया हूं कि फेस सेविंग वो चाहते हैं कि कम से कम जनता के सामने हमें फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने आसानी से फेस सेविंग नहीं देने वाले हैं। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये एस्केलेटरी लैडर ना हम खेल रहे हैं, जी जैसे वीडियो गेम होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जी आई थिंक हमको अभी कुछ लेवल स्किप करके सीधा लेवल 100 पे आ जाना चाहिए। भाई साहब ये है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 500 ब्रह्मोस मिसाइल इकट्ठे, सारे टारगेट, सारे हवाई जहाज सब खत्म हो गया आपका। हाँ अब बात करते हैं बैठ के, तुम बहुत बात बोल रहे थे ना, बात करते हैं, अब माहौल ठीक है, अब बात करते हैं। इतने धुएं में बात करने में ज्यादा मजा आता है। चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद संजीव शुक्ला सर मैं आपके पास आऊंगा। जैसलमेर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है, बड़ी खबर। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया ये फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, जैसलमेर स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है। भारत पाक तनाव के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान जैसलमेर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया है। जैसलमेर स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही स्थगित की गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच यह बड़ा फैसला जो है लिया गया है। तो जैसलमेर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो भी कुछ हो रहा है हम आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेजर जनरल संजीव शुक्ला सर, कई लोगों के हमारे ऑफिस में भी मुझसे सवाल थे, और कई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी पूछ रहे हैं, जो दर्शक हैं वो भी पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या है कि शाम जैसे होने लगती है, जैसे 7-8 बजने लगते हैं, दोनों देशों की तरफ से सायरन भी बजने लगते हैं और अटैक भी शुरू हो जाते हैं, ये सब चीज़ें दिन में क्यों नहीं होती हैं? इसके पीछे कैसे आप समझाएंगे? बोला महाभारत के टाइम में तो दिन में युद्ध हुआ करते थे। वो ये भी कह रहे हैं कि रामायण महाभारत में तो बोला रात को नगाड़ा बज जाया करता था, युद्ध बंद हो जाया करते थे, लेकिन आप लोग तो रात में लड़ रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, वॉरफेयर हैज चेंज जी। उस टाइम पे दिन में लड़ाई होती थी क्योंकि रात को कुछ नजर नहीं आता था। अब क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यू हैव द एबिलिटी टू सी एट नाइट, लेकिन उसका फिर भी डे से मुकाबला नहीं किया जा सकता। कि अब आप देखिए, दिन के टाइम में आपका एक अगर जहाज उड़ता है, आप आसमान में हम देखते हैं तो आपको जहाज साफ उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन रात को अगर वो जहाज उड़ता है तो सिर्फ आपको आवाज आती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उससे उसको देखा जा सकता है। तो प्रिसीजन रडार्स हैं और इस प्रकार के जो वॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे द नाइट इज कन्वर्टेड इनटू डे। बट उसके लिए स्पेशलाइज्ड वेपनरी चाहिए।
और डे टाइम में ऑब्वियसली वो एक्सपोजर इज मच मच मोर। तो देखो, और इतने घातक आज के हथियार हो गए हैं जी और उनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अगर आप डे टाइम में अटैक करेंगे तो आपकी कैजुअलिटीज आर एक्सट्रीम। तो ये कैजुअलिटीज अवॉइड करने के लिए नाइट टाइम अटैक किए जाते हैं, क्योंकि डे टाइम में योर रेंजेस आर मच मोर। तो अगर आप दिन के टाइम में अगर एक टारगेट को आप 2 किलोमीटर पे या 3 किलोमीटर पे गिरा सकते हैं बाय डायरेक्ट फायरिंग वेपन, तो वो नाइट में जब आप नाइट फायरिंग विजन लगाते हैं तो वो रेंज 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो दैट इज द प्रिंसिपल रीजन व्हाई ऑल दीज ऑपरेशंस आर टेकन अप एट नाइट, क्योंकि डे टाइम में आपकी कैजुअलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो और उसके अलावा कुछ थोड़े से और मिलिट्री रीजंस ये भी हो सकते हैं कि एट नाइट टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके रोड पे सिविलियंस हैं, उनकी मूवमेंट कम होती है, देयरफॉर मैच्योर नेशन लाइक इंडिया विल इंश्योर कि भाई कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस को चोट ना लगे। एक माइनर पॉइंट हो सकता है ये। हालांकि टारगेट्स हमेशा बड़े केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं, बैटलफील्ड्स आर अवे फ्रॉम सिविलियन एरियाज, लेकिन फिर भी डे टाइम में ये एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और सिविलियन एरियाज की कोलैटरल डैमेज को भी रात को अवॉइड हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मेजर रीजंस हो सकते हैं। और जो आप ड्यूरेशन की वॉर की बात कर रहे थे, तो जैसे ब्रिगेडियर राजन ने भी क्लियर बताया कि पाकिस्तान में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से तो 8-10 दिन से ज्यादा लड़ने की शायद कैपेबिलिटी नहीं है शायद। लेकिन अब आप देखिए कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो हर आदमी ने बोला था कि साहब 14 दिन 1 महीने में लड़ाई खत्म हो जाएगी, आज 3 साल हो गए हैं। तो एक जो सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, पाकिस्तान के पास डेफिनेटली एज अ रिलीजियस कार्ड वो प्ले करेंगे। दे विल गेट एड फ्रॉम मेनी कंट्रीज। आपको मालूम है टर्की उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंड टर्की इज वेरी हेवीली इन देयर फेवर। और सिमिलरली चाइना से उनको बड़ा भारी सपोर्ट है, बोथ मटेरियल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, देखिए जो भी वेपनरी। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं। जम्मू संभाग के आरएसपुरा में भी हमला नाकाम किया गया। बड़ी खबर, ड्रोन हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने विफल किया है। बड़ी खबर, खेतों में पड़ा मलबा, मौके पर पहुंची पुलिस। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि देश के कई हिस्सों में, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में जो है ड्रोन के मलबे मिले हैं। यानी कि पिछली रात भी हो सकता है पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन जो हैं वो अपनी तरफ से लॉन्च किए हैं, लेकिन तमाम ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया है, या कुछ जो है अपना रास्ता ही भटकर आधे रास्ते में गिरे हुए हैं। तो एक और आरएसपुरा से तस्वीर सामने आई है जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन का मलबा जो है मिला है। तो चोट पे चोट पाकिस्तान को लग रही है। मैं ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेकिंग से हटकर एक खबर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो संजीव शुक्ला सर हैं उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट अपने, जब सर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश होती है कि दिन के वक्त अगर हमला करेंगे तो सिविलियन पॉपुलेशन को ज़्यादा नुकसान होगा, इससे बचना चाहती हैं तमाम आर्मीज। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मुल्ला मुनीर की फ़ौज को देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि उड़ी हो, पुंछ का सेक्टर हो, कुपवाड़ा हो, बारामुल्ला हो, नीचे हम आ जाएं अखनूर तक जो है, उन्होंने सुंदरबनी में भी सर उन्होंने सिविलियंस को ही टारगेट किया है। एक जिस प्रकार से उन्होंने तोफखाने का इस्तेमाल किया, मोर्टार का इस्तेमाल किया, वो सीधे तौर पे दिखा रहा था कि वो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सिविलियन को डराना है, वहां से भगाना है और एक पैनिक क्रिएट करना है। ये एक प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं करती है सर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जब सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सवाल यह है फिर रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं? देखिए, जैसे आप इलाके देखिए, जैसे पुंछ बाउल है, पुंछ बाउल में वो डोमिनेटिंग हाइट पे है, हम बाउल में है, नीचे बैठे हुए हैं, वो डायरेक्टली हमको देख सकते हैं ना। रात के समय जब वो फायर करते हैं तो हम उनको लोकेट करते हैं अपना वेपन लोकेटिंग रडार की मदद से। जी, वेपन लोकेटिंग रडार की मदद से हम करते हैं। तो मतलब जनरली मतलब टेक्निकल मींस जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक टेक्निकल मींस से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज आप दिन में करेंगे तो दिन में भैया दिखता आता है और राउंड दिखता है, ठीक है ना? तो रिस्पांस इमीडिएट तभी होगा। तो एंड ऑफ द डे वो अपनी जान भी बचा रहा है रात में हमला करके, बिकॉज उसको मौका मिल जाता है अपनी लोकेशन बदली करने का। काउंटर बॉम्बार्डमेंट उसको भी पता आएगी, पर उसको थोड़ा वक्त चाहिए
कि वो फटाफट अपनी लोकेशन जहां से फायर किया बदली कर दे, बिकॉज जहां से फायर किया है और थोड़ी देर में वहां फायरिंग आना ही आना है, तो उसके लिए वो रात का समय थोड़ा प्रेफर करता है। बाकी जो उन्होंने रीजंस बताया वो बिल्कुल वाजिब है, जी। क्योंकि हर का रेंज रात में थोड़ा सा इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी आपकी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, पर सूरज को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब इमेज भी लेकिन मोनोक्रोमेटिक जो ये दिखती फायरिंग की गई जो है, मैं अगर रेंजेस कम हो जाती है। चलिए मैं लौटता हूं सर, आप दोनों के पास आता हूं। शाम 5:30 बजे एमईए कर सकता है प्रेस ब्रीफिंग, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। 5:30 बजे एमईए कर सकता है प्रेस ब्रीफिंग, बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय 5:30 बजे फिर प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है विदेश मंत्रालय, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है। मेजर जनरल संजीव शुक्ला सर, एक पॉइंट और जो मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि चाइना की बात पर ही मेरी और आपकी बात बीच में ब्रेकिंग आ गई थी, तो वहाँ पर फुल स्टॉप उसके ऊपर लग गया था। मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा आपसे। जिस प्रकार से भारत ने जब फर्स्ट दिन स्ट्राइक लॉन्च की, जो चाइना का HQ-9 शायद यही उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जो लाहौर में लगाया गया था, जिस पर बड़ी स्ट्राइक हुई, उसे मार गिराया गया, वो खुद ही बेचारा मर गया वहाँ पे जो उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाया था। उसके बाद आज हमने देखा कि तमाम शहरों पर भारत के मिसाइलें पहुंची, तबाह कर दिए उनके तमाम एयरवेस, तमाम एयर जो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम थे जो चीन से लिए हुए थे, वो किसी काम नहीं आए। चीन की दी हुई मिसाइलें कल हमने विजुअल देखे, होशियारपुर में गिरी हुई है PL-15 शायद वो मिसाइल थी जिसका मलबा वहाँ पर मिला है। चीनी ड्रोन ढेर हो रहे हैं। चीन भी सोच रहा होगा कि ये जो मैंने हथियार दिए हैं, पाकिस्तान ने तो इनकी पोल खोल के रख दी, मेरा तो पूरा मार्केट खराब हो जाएगा जो अफ्रीका में बना हुआ था। देखिए, अब ये कहना इस टाइम पे मुश्किल है कि इनके पास HQ-9 और HQ-16 दोनों हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान के पास। ओके। ये कहना इस टाइम पे मुश्किल है कि कितने इंडिया ने न्यूट्रलाइज करें। कुछ न्यूट्रलाइज तो करें, क्योंकि इंडिया हैज गॉन वेरी सिस्टमैटिकली, और वॉर का हमेशा तरीका यही होता है कि एट फर्स्ट एयरफोर्स मस्ट गो एंड न्यूट्रलाइज द एयर डिफेंस, और जब कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी हो जाती है या सुप्रीमेसी हो जाती है, तब उसके बाद मिलिट्री टारगेट्स को वो बेधड़क जो है डोमिनेट करते हैं, और ग्राउंड फोर्सेस हमारे फिर अनहिंडर्ड अंदर जा सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी एंड गुड स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। ओके। लेकिन कितने हमने न्यूट्रलाइज किए ये जानना इस टाइम पे कठिन है। और दूसरी बात, हालांकि आज ये व्हाट्सएप पे जोक आ रहा है, लेकिन वो चाइना वाले कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमारे हथियार में बुराई नहीं है, ये हथियार जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी खराबी है। तो आई एम नॉट श्योर कि वेपन सिस्टम उनका खराब है कि नहीं खराब है, क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज इट्स एज फार द आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड इज क्वाइट साउंड, और आफ्टर ऑल इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री नेशंस इन द वर्ल्ड। बट जाहिर है कि इस टाइम जंग के मैदान में, सर मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, माफी के साथ संजीव शुक्ला सर, लेकिन जंग के मैदान में अगर हम बात करें, मैं 2-3 सवाल आप एक साथ जोड़ रहा हूं कि अगर जंग के मैदान में चीन की इस टेक्नोलॉजी का अभी तक कहीं पर भी मुझे लगता है कि यूज नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम भारत के साथ पाला पड़ा है, और भारत के पास मशीन भी अच्छी है और मैन बिहाइंड दी मशीन भी अच्छा है। यही कारण है कि उनके DG ISPR को एक कहना पड़ा कि हाँ, पहले दिन ही है हमारे 2 JF-17 जो मैंने और चीन ने मिलकर बनाए थे, हिंदुस्तान ने उसे गिरा दिया है। सर नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैन बिहाइंड द मशीन अल्टीमेटली मैटर्स। क्या आपकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आपने हथियार लगाए हैं, कहां आपने उनको डिप्लॉय किया है, कैसे उनको आपने इस्तेमाल किया है, क्या आपका 2 टियर 3 टियर डिफेंस है। और ये स्ट्रेटजी जो सी है, इस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी में ये स्ट्रेटजी कम हो गई थी, क्योंकि वो चोरी में, सिविल डोमिनेशन में, इन चीजों में ज्यादा व्यस्त थे, और एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे काम नहीं कर रहे थे। तो वो डेफिनेटली उनकी प्रोफेशनलिज्म कम हुआ है, इसलिए उनकी डिप्लॉयमेंट्स आर नॉट करेक्ट। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि रिएक्शन क्या होगा, whereas India has anticipated every single reaction. This is a good attack will always cater for a counter attack by the enemy, then it is a good attack. अब इन्होंने ये केटर नहीं किया था, तो इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। वेपनरी कितनी अच्छी है, मैं इस टाइम पे इस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने फ्रैंकली ये वेपनरी की देखी नहीं है, पर मैं सिर्फ दुनिया के वेपनरी जिस प्रकार से चाइना की मिलिट्री माइट मानी जाती है, उसके हिसाब से लगा रहा हूं कि उनका वेपन सिस्टम शायद इतना खराब ना हो। लेकिन
वो वेपन सिस्टम हैंडल ठीक से नहीं हो रहा है, डिप्लॉय ठीक से नहीं हुआ है। वेपन सिस्टम उतना ही अच्छा होगा जितना उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। अब रशिया में वही टैंक्स जो इंडिया के पास बेहतरीन टैंक्स हैं, वही टैंक्स यूक्रेन के फाइटर्स ने रशिया में गिराने शुरू कर दिए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मर्ड कोर। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। अब पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त इतने चोरी में और इतने ये टेररिज्म में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपना प्रोफेशनल कन्वेंशनल वॉर लड़ना ही भूल गए हैं, और इसीलिए उनको अब ठोकने का अच्छा मौका है। जी, मैं ब्रिगेडियर जम्बाल सर आपके पास आ रहा हूं। सर की इस बात को मैं एक अलग एंगल से अभी तक देख रहा था। जो सर ने बात कही कि यस, पाकिस्तान की आर्मी में जिहादी ताकतें तो घुसी हैं, लेकिन एक पॉइंट और हम देख रहे हैं कि एक डिवाइड है पाकिस्तान की आर्मी में। बीच में तमाम ऐसी खबरें आई कि जो उनके कर्नल्स हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन्स हैं, वो जनरल मुनीर से नाराज हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड पे उतरकर हमने ऑपरेशन करना है, तुमने तो अरबों की प्रॉपर्टी बना ली है, रिटायरमेंट होने के बाद तुम यहां से निकल जाओगे, आगे वालों का तुमने प्रमोशन रोक दिया, और बलूचिस्तान से तुम हमें लड़ा रहे हो, टीटीपी से तुम हमें लड़ा रहे हो, हिंदुस्तान के खिलाफ तुम, ये पंजाबियों की जंग हम लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है। बलूच भी कह रहे हैं और पश्तून भी इन चीज़ों को कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं सर वो। तो ये भी पाकिस्तान की आर्मी के मोरल को डाउन कर रहा है सर, और साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए इंटरनल डिसेंशन तो है ही है पाकिस्तान में जी, टोटल इंटरनल डिसेंशन है इन उनकी सिविल सोसाइटी में, उनकी आर्मी में, इनफैक्ट उनके हर इंस्टीट्यूट में। और ये सारा ऑपरेशन जो 22 अप्रैल को पहलगाम में उन्होंने टेररिस्ट हमला कराया, ये एक उनके पास तरीका था कि इस डिसेंशन को खत्म करने का, कि शायद भारत से हमले के चक्कर में पूरा देश मेरे पीछे आ जाए, पर वो नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। See the way we and उन्होंने डेलिबरेटली इसको हिंदू मुस्लिम बना के चलाया, ताकि वो मतलब बिकॉज रिलीजियस कार्ड पाकिस्तान में हमेशा चलता है, आज तक चला है, तो उन्होंने सोचा इस बार भी चला। पर इस बार आपने देखा, जैसे वो लाल मस्जिद के मौलवी की स्पीच सुनी होगी आपने, ओपनली बोल रहा है ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये मुनीर की हिंदुस्तान के साथ लड़ाई है, आप लोग साइड में बैठो, उसी को लड़ने दो। ओपनली मौलवी उनके बोल रहे हैं। सो और बाकी बलूच और टीटीपी उन्होंने बोलना क्या है, वो तो दिखा रहे हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी मतलब से कितनी नफरत करते हैं, वो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को दिखा रहे हैं, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड दिखा रहे हैं। सो दे आर लर्निंग द हार्ड लेसन। नो, सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे हालत में जब उसने उसका भी एम अचीव नहीं हुआ, मुनीर अपना मुल्ला मुनीर का एम पूरा हमारा भी अचीव नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम हमें 10-15 साल का रिस्पाइट मिले, कम से कम, जैसे इजराइल करता है, कम से कम 10 साल चुप बैठेंगे, अब कोई हमला नहीं होगा। तो जब दोनों का एम ही अचीव नहीं हुआ अभी, तो भी लोग बोल रहे हैं कि लड़ाई अभी कैसे रुकेगी भी, कहीं रोकने के लिए कम से कम एक का तो एम अचीव होना चाहिए, उनका तो होना नहीं है, कम से कम हमारा तो एम कुछ नजदीक आ जाए उसके। तो ये अभी थोड़ी देर चलेगा, थोड़े दिन और चलेगा। मेजर जनरल बिल्कुल चलेगा, चलना चाहिए। देखिए पाकिस्तान जब तक मुनीर मतलब इट शुड बिकम पर्सनल, कि भाई हम भी कि मुनीर का आइडिया था, उसने किया, हमने उसको भी मिट्टी में मिला दिया, देन आई थिंक फिर जब तक अगला जर्नल आएगा वो भूल जाएगा मुनीर था 8-10 साल पहले उसका क्या हाल हुआ था, तो जो दूसरा आएगा वो जो करेगा तब 10 साल बाद देखेंगे। चलिए, तो ये देखना होगा, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल संजीव शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वायुसेना MA ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, सेना ने साफ तौर पर कहा सैन्य ठिकानों और स्कूलों पर हमला किया, सेना का बड़ा बयान। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना MA ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, सेना ने कहा। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको हम दिखाएंगे, क्या कुछ कहा गया है सेनाओं की तरफ से। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also contributed. तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दूसरी तरफ JK24/7 गुलिस्तान न्यूज़ की पल पल की अपडेट भी जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।